आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कल हमने इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थी वो कंज्यूमर में डिवाइड की, और फिर साइमल्टेनियसली हमने इक्विलिब्रियम देखा कि किस तरीके से हम इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उसको फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरीके से वो प्रोड्यूस होंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये बता रही है कि जो आपने एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर लिया है, तमाम रिसोर्सेज को, ये तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर कर चीज को मैक्सिमम में आपने पैदा कर लिया। अब उससे जो लोग हैं उनकी वेलफेयर कितनी हो रही है, उसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं है? क्या एफिशिएंसी ही वेलफेयर है, या एफिशिएंसी इज समथिंग एल्स एंड वेलफेयर इज समथिंग एल्स? क्या इनके अंदर डिफरेंस है? इन चीज़ों को आज हम डिटेल्स के साथ देखेंगे, और जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट है उनकी क्या थ्योरीज हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्राइटेरियन है सोशल वेलबींग के या वेलफेयर के, जैसे कि हम मार्शल को वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहते हैं और जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहले जो वेलफेयर की थ्योरी एक्सप्लेन की, वो एक्सप्लेन की एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने क्या कहा जी? उसने कहा ग्रोथ ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज ए क्राइटेरियन ऑफ वेलफेयर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर कंट्री के अंदर जीएनपी की आप ग्रोथ कर रहे हैं, गुड एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एडम स्मिथ ने उसे ही वेलफेयर का नाम दिया। उसने कहा एक आपकी एक्चुअल जीडीपी होती है जिसे आपने, इसने डब्ल्यू का नाम दिया हुआ है। एक होती है पोटेंशियल जीडीपी जिसे इसने डब्ल्यू स्टेरिक का नाम दिया। ठीक है। अगर वो कहता है कि जो एक्चुअल जीडीपी है ये पोटेंशियल के क्लोजर आई जा रही है, क्लोजर आने का क्या मतलब हुआ? क्लोजर आने का मतलब ये हुआ कि जितने आपके पास रिसोर्सेज थे, कैपिटल और लेबर, क्योंकि टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही हम ले रहे हैं, अगर आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकम्मल इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर है, नजर आ रहा है आपको? मुझे कमेंट्स में बता दें अगर कोई इशू है, क्योंकि अभी लेक्चर स्टार्ट किया मैंने। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या होगी? वेलफेयर होगी। ठीक हो गया? यही कल मिली जुली बात हमने 2x2 मॉडल के अंदर भी देखा। ये जो पीपीएफ का था, कॉन्ट्रैक्ट एज वर्कर के ऊपर, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बेस्ट थी, मैक्सिमम जितनी पोटेंशियल जीडीपी हम प्रोड्यूस कर सकते थे वो हमने प्रोड्यूस की, और और हमारा जो मैक्सिमम जीडीपी जीएनपी हो सकती थी वो हुई। तो इसके मुताबिक कि अगर आप वेलफेयर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल जीडीपी के करीब जाएंगे तो आपकी सोसाइटी की वेलफेयर ज़्यादा होगी। पर जो इसके पास के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, उसने कहा कि ये नेसेसरी कंडीशन तो हो सकती है कि डब्ल्यू इक्वल हो जाए डब्ल्यू स्टेरिक के, या इसके क्लोज हो जाए, पर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं हो सकती। सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि
ये एफिशिएंसी को तो एक्सप्लेन कर रही है, ये एफिशिएंटली आपने चीजों को प्रोड्यूस कर लिया। अब जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है गुड एंड सर्विसेज की, आपके मुल्क में फर्ज करें टू लोग पीपल है, ए और बी। यहाँ 100 प्रोड्यूस करने की गुंजाइश थी और आपने 100 ही प्रोड्यूस कर ली। अब ए के पास 90 गुड एंड सर्विसेज हैं और बी के पास क्या है, 10 है। तो इट मींस कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ठीक नहीं हुई, और जो ए की वेलफेयर है वो ज्यादा हो जाएगी और बी की वेलफेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। तो इसकी थ्योरी क्या हुई, इसकी थ्योरी ये हुई कि जीएनपी एज ए ग्रोथ ऑफ जीएनपी ग्रोथ एज ए क्राइटेरियन ऑफ वेलफेयर। उसके बाद आ जाता है बेंथम, दूसरा जो इकोनॉमिस्ट है जिसने वेलफेयर को एक्सप्लेन किया। हाँ जी, सुन रहे हैं आप मुझे? आप एक बार मुझे चैट में बता दें कि आपको व्हाइट बोर्ड मेरा क्लियर नजर आ रहा है, आवाज मेरी क्लियर है। कोई इशू है तो बताएं मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है बेंथम। ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था, जेरेमी बेंथम इसका नाम था। इसने बेंथम क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया। बेंथम क्राइटेरिया क्या कहता था, ग्रेटेस्ट गुड ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये इसका डेफिनेशन थी कि गुड एंड सर्विसेज ज्यादा होनी चाहिए, और वो जो गुड एंड सर्विसेज हैं, वो जो ग्रेटेस्ट लोग हैं उनके लिए होनी चाहिए। वो ये ना हो कि वो नंबर गुड्स तो आपके पास ज्यादा है, जिस तरह हमने देखा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ग्रेटेस्ट गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिया आपने, एफिशिएंटली तो प्रोड्यूस कर ली, जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर है कि गुड्स तो आपने ग्रेटेस्ट पैदा कर ली, पर वो जो ग्रेटेस्ट गुड्स है वो फ्यू पीपल्स के पास है, वो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर्स के पास नहीं है, वो फ्यू नंबर्स के पास है। ठीक हो गया? तो ये इसका क्राइटेरिया था। ठीक है, पर इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। वो कहता है कि आपकी इकोनॉमी में 3 पीपल है, अगर आप इनकी वेलफेयर देखना चाहते हैं तो यूटिलिटी ऑफ बी, यूटिलिटी ऑफ सी, तमाम के तमाम जो वो लोग हैं उनकी यूटिलिटी को आप मैयर कर लें, और मैयर कर लें, उनको जमा कर लें। जो जमा करेंगे आप, वो आपकी क्या कहलाएगी, वेलफेयर कहलाएगी। वो कहता है कि अगर आप के पास जो ग्रेटेस्ट गुड्स हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो आप इसको कोई ऐसी चेंजिंग लेकर आए इकोनॉमी के अंदर कि जिनके पास लेस गुड्स हैं उनके पास गुड्स आना शुरू हो जाएं, और जिनके पास ज्यादा है उनके पास से जाना शुरू हो जाएं। अगर चेंज ऑफ यू ए एंड चेंज ऑफ बी ग्रेटर देन होगा चेंज इन सी से, तो इट मींस इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर आ रही है, यानी कि ये गेनर हो गए सपोज, और ये सपोज डेट लूजर है। जिसने लूज किया है वो कम है, और जिसने गेन किया है अगर वो ज्यादा है, तो इट मींस कि सोसाइटी के अंदर क्या हुई है, वेलफेयर हुई है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आपने यही याद रखनी है, ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट पीपल, यानी कि इसने एफिशिएंसी की भी बात की और साथ जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज है उसकी बात भी की। इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ, वो कहता है कि फर्ज करें 3 लोग हैं, एक है उसकी यूटिलिटी फर्ज करें 200 है, और सेकंड की 50 है, और इसकी फर्ज करें 30 है। अब आपको नजर ही आ रहा होगा इसकी बहुत कम यूटिलिटी है, इसकी बहुत ज्यादा है, और जब हमने इनको मैयर किया तो ये क्या हुई, 280 हो गई। अब हम इनके अंदर हमने टैक्स इम्पोज किया, इसकी यूटिलिटी को कम किया, ठीक हो गया, इसकी यूटिलिटी को हमने बढ़ाया, इसकी यूटिलिटी को भी हमने बढ़ाया। तो जब हमने इसमें चेंजिंग करना चाही तो यूटिलिटी ऑफ ए है वो फर्ज करें 200 से सिर्फ और सिर्फ 100 रह गई, और ये इंक्रीज होकर यूटिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, 80 हो गई, और जो यूटिलिटी ऑफ सी है वो इंक्रीज होकर वो भी 80 हो गई। अब आप यहां देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली
यहाँ 200 और 50 में बड़ा गैप था, इन दोनों की तो फिर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसके पास अब भी ज्यादा है पर इतना गैप नहीं है। जब हमने टोटल यूटिलिटी को यहाँ मेजर किया तो ये क्या थी, 100, 180, 260। तो आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। अब जो यूटिलिटी ऑफ ए का चेंज कितना आया है, ए का चेंज आया है 200 से ये कितना हो गया, 100, 100 का चेंज आया है। इसमें कितने का आया है, 50, और ये कितना आया 80 का, इसमें 300, इसमें आया है 30 का चेंज आया है। ठीक हो गया। और जो वो है सी है, उसमें कितने का आया है, 50 का चेंज आया है। अगर इनको जमा कर लें यूटिलिटी ऑफ ए के चेंज को, और जो यूटिलिटी ऑफ ए का जो चेंज है वो 100 है, यूटिलिटी ऑफ बी का जो चेंज है वो कितना है, 30 है, और इसका कितना आया है, 50 का चेंज आया है। तो 130 ग्रेटर देन है 50 से। तो इसकी जो इसने बात की थी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन की, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन तो पूरी हो गई, पर टोटल आउटपुट क्या हो गई हमारी, कम हो गई, यानी कि टोटल गुड एंड सर्विसेज कम हो गई। तो पहली कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट गुड्स वाली कंडीशन पूरी हो रही है, पर ग्रेटेस्ट नंबर वाली कंडीशन नहीं पूरी हो रही, क्योंकि इन दोनों के पास तो है ही कुछ नहीं, बहुत कम है, और इसके पास बहुत ज्यादा है। जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर वाली कंडीशन पूरी करना चाही तो ग्रेटेस्ट गुड्स वाली कम हो गई। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, पर जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि आप गुड्स को भी ज्यादा प्रोड्यूस करें, और साथ आप प्रोड्यूस करें इसको भी, वो लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर वो डिवाइड भी हो। थर्ड कंडीशन है कार्डिनलिस्टिक अप्रोच। कार्डिनलिस्टिक अप्रोच लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कार्डिनलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि हमने जस्ट इसमें से ना एमसीक्यूज पिक करने हैं, डेफिनेशन और इसके ऊपर जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, और किसने इनको एक्सप्लेन किया, वो हमने नाम याद करने हैं। जिस तरह वो बेंथम की अप्रोच थी, उससे पहले एडम स्मिथ की थी, और इसकी कार्डिनलिस्टिक मार्शल की अप्रोच आ गई। इसमें ये जो बेस करती है ना, ये अप्रोच बेस करती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। वो कहता है कि सोसाइटी में ना फर्ज करें 3 लोग हैं, ए बी सी, ये 3 पीपल हैं। जो ए है ना, इसकी इनकम बी सी से डबल है। ए की इनकम फर्ज करें 1000 रुपीज है, और जो बी एंड सी है इनकी इनकम 500 है, यानी कि इससे 2 टाइम लेस है। अब जो ए है वो जाहिर सी बात है इनसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, 2 टाइम खरीदेगा। फर्ज करें वो पहली क्वांटिटी खरीदता है तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 100 है। जैसे जैसे आगे आएंगे मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसकी, और प्राइस फर्ज करें हम एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट प्राइसेस है इसकी, यानी कि ये 250 प्राइस होगी। यानी 250, अगर 1000 इनकम है, 1000 इनकम है, तो कितनी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, 4 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो इसने 1000 में ये 4 प्रोडक्ट्स खरीदी, तो इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 25 है। जब इसकी टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट किया तो ये कितना हो गया, 175। 250 हो गई टोटल यूटिलिटी ऑफ ए। अब जो बी और सी है प्राइसेस तो ये है, ये तो 2 प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ये तो नहीं इधर जा सकते, ये किधर जाएंगे, इधर रहेंगे। तो बी की टोटल यूटिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, 175। टोटल यूटिलिटी ऑफ सी कितना हो गया, 175। अब वो कहता है कि अगर इसी को हम ना रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दें कि कुछ इसके ऊपर टैक्स इंपोज करके इनकी इनकम में इजाफा कर दिया जाए, इनकी इनकम में इजाफा कर दिया जाए, इनकम इनके पास इक्वल हो जाए। फर्ज करें इसके इनकी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसके ऊपर से इससे 250 निकाल लिए गए, और जब इनके ऊपर खर्च किए मल्टीप्लायर इफेक्ट आने की वजह से ये भी किस पर चले गए, 750 पर। अब ये भी
3 प्रोडक्ट्स खरीदेगा, ये भी सबकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और बी सी बराबर हो गई। तो अब टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कितनी है? 175, 225। ये भी कितनी आ गई? 225, ये भी 225। इसको जब हमने प्लस किया तो ये 675 आ गए। तो यहाँ पर इनकम वही है, इनकम में चेंज नहीं आया, इनकम तो वही है जो थी, बस रीडिस्ट्रीब्यूट किया। पहले टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही थी? 250, 175, 175। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 255, 175, 175, 0, 5, 350, 250, 0, 0, 600। अब ये है 675। ठीक हो गया। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल कर देते हैं सबकी, जिनके पास कम है, जिनके लिए इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी कम है, उनसे आप इम्पोज कर कर दूसरों के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आउटपुट है, आउटपुट तो वही रही, यानी इनकम तो वही रही, पर जो सोसाइटी है उसकी वेलफेयर के अंदर क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। ये हो गई हमारी थर्ड अप्रोच। फोर्थ अप्रोच है प्रीटो ऑप्टिमेलिटी क्राइटेरियन। पेरिटो ऑप्टिमेलिटी, ये सेम वही क्राइटेरिया है जो हमने 2x2 मॉडल में पढ़ा। जो उसकी एफिशिएंसी है और प्राइसेस से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये कहता है कि वहीं पर आपकी वेलफेयर मैक्सिमम होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक को बेटर ऑफ करें और दूसरा वर्स ऑफ ना हो। तो प्रीटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया जो वेलफेयर का है, जो एफिशिएंसी की हमने थ्योरीज पढ़ी है कल, उसी के ऊपर बेस करता है। तो अगर आप वही कर लेते हैं, सेम वही डायग्राम्स बनी हुई है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फिफ्थ है कैलाडोर, कैलाडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया। ये आजकल इसको पंजाब में भी हम देख सकते हैं, ये अप्लाई हो रहा है। ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया ये कह रहा है कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर ऐसा चेंज लेकर आते हैं जिससे कुछ जो इंडिविजुअल हैं वो होते हैं बेटर ऑफ, और कुछ क्या होते हैं? वर्स ऑफ। पर जो बेटर ऑफ हो रहे हैं उसकी अमाउंट ज्यादा है, वो फर्ज करें $10 है। ठीक हो गया। और जो वर्स ऑफ हो रहे हैं वो नेगेटिव में जाएंगे, फर्ज करें वो $2 है, उनका लॉस हुआ है $2 का। अब ये क्या करें, जितना इनका लॉस हुआ है ये अपने बेटर ऑफ में से उनको कंपनसेशन कर दें। उनको क्या कर दें? कंपनसेशन। ये $2 इधर से दे भी देते हैं, तो इनके पास कितने बच गए? $8। तो ये तो कितने में आ गए? बैलेंस में आ गए। ये तो जहां थे वहां दोबारा आ गए, और इसके पास क्या आ गए? $8 इजाफी हो गए। तो इसको कहते हैं कैलाडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरियन। जैसे ये फर्ज करें एक लेक है, ठीक है, झील है, यहां से फिशरमैन मछलियां पकड़ते थे, फिशरीज जॉब होती है उनकी, और यहां से वो मार्केट में जाके ना सेल करते थे और $2 अर्न करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ठीक हो गया। और पाबंदी लगाने के बाद उसने कहा अगर जो यहां से कोई मछली पकड़ेगा ना तो उसको जुर्माना होगा। सब रुक गए। पर हुआ क्या कि जो $2 अर्न कर रहे थे वो $2 आना बंद हो गए, लॉस हो गया भाई। और पैरेलल क्या किया कि इसको टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया। इधर क्या होगी? टूरिज्म होगी। इधर क्या होगी? बोटिंग होगी। इधर क्या होगी? होटलिंग होगी। और इधर टूरिस्ट आएंगे। ये काम होगा जब टूरिस्ट आए, टूरिज्म इंडस्ट्री को जब आपने उनको ओब्लाइज किया, तो ये फिशरीज से ज्यादा इधर अर्निंग शुरू हो गई। ठीक हो गया। जिस तरह अब हुआ है, अब कुछ चीजें हमें वो तो लग रही हैं, अजीब लग रही हैं, चेंज आ रहा है कि
जो नजायज तजावजात थी वो ख़त्म करवाई, लोगों का रोज़गार डिस्टर्ब हुआ, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अदर जगह फैसिलेट कर दिया। या जिस तरह के अब ट्रैफिक के कवानीन में वो आ रही है, तब्दीलियां आ रही हैं, उससे वर्स ऑफ तो हो रहे हैं लोग इन द शॉर्ट रन। हेलमेट लेना पड़ रहा है या आपको ड्राइविंग की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से वो वर्स ऑफ हो रहे हैं या उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। पर अब यहाँ देखिए ना, आप रोड एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, आपके हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे हैं। जब आप रोड पर जा रहे हैं तो आप सेफ फील कर रहे हैं, आपको ये खतरा नहीं है कि कोई पीछे से वन व्हीलिंग करता हुआ आएगा और आपको गाड़ी का सत्यानाश कर देगा। तो वो बेनिफिट्स भी हमें हो रहे हैं साथ साथ। ठीक हो गया। अब जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है और जो वर्स ऑफ हुआ है, जो हमें हेलमेट्स की 2000 रुपीज कॉस्ट देनी पड़ी है, वो कम है। तो यहाँ भी यही सिनेरियो है कि जो फिशरमैन को रोका है उसका कितना हुआ है, $2 का नुकसान हुआ है। जो टूरिज्म की वजह से जो फायदा हुआ है वो ज्यादा हुआ है। अब जो गेनर है वो राजी है कि हम इनकी कंपनसेशन कर देंगे $2 की, फिर भी इनके पास $8 क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैलेडोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरियन कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये एक एक दो दो लाइनों की ना उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है। एज्यूम दैट ए चेंज इन द इकोनॉमी बीइंग कंसीडर, जिस तरह हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा है, विच विल बेनिफिट सम को बेनिफिट्स हो रहा है एंड हर्ट्स अदर, और कुछ लूजर हो रहे हैं। वन कैन आस्क गेनर हाउ मच मनी दे हैव वुड बी प्रिपेयर टू पे इन ऑर्डर टू हैव ए चेंज। अब इससे पूछा जाएगा टूरिस्टों से कि जो आपको ये बेनिफिट्स हो रहा है, आप इसमें से कितना लूजर को देने के लिए तैयार है। वो कहेंगे हम जिनका इतना नुकसान हुआ है, अब इनको क्या करेंगे, फिशरमैन बेरोजगार हो गए, इन्हें कहेंगे जी हम आपको लेक की बजाय ना हम आपको फॉर्म बना देते हैं। ठीक हो गया, जहां आप अपना मछलियों का कारोबार कर सकते हैं, वो $2 का वो बना देंगे, इनकी भी कंपनसेशन हो जाएगी और वो किस में चले जाएंगे, बेनिफिट्स में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो सोसाइटी की वेलफेयर है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। इसे कहते हैं कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया। नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई है बुक में। ठीक है, ये एक एक पैराग्राफ की सिर्फ और सिर्फ वो दी हुई है। अच्छा, सिक्स नंबर पर आ जाता है बैग्सन क्राइटेरियन, सोशल वेलफेयर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, पर हमें उस लेंथी क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमने एक तो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाना है। जो हमने पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ा है। जिस तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनता है ना, इसी तरह यूटिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबल फ्रंटियर भी बनता है, जो कि कंज्यूमर ए की यूटिलिटी और कंज्यूमर बी की यूटिलिटी को शो कर रहा होता है। कल शायद मैं बताना भूल गया वो, पर मैंने आज कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर इतनी अगर मैं अब आपको लेक्चर डिलीवर करने से पहले मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो बहुत सारी चीजें नहीं भी बता सकता मैं, क्योंकि टाइम कम होता है। और बहुत सी चीजें मैं बता भी देता हूँ, जो चीजें रह जाती हैं तो वो मैं एमसीक्यूज में शामिल कर देता हूँ, होते उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जो जो बच्चे साथ साथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आज ये वैसे लास्ट लेक्चर है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मास्टर में पढ़ाई जाती है वो टॉपिक्स, बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो आपने यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़े होंगे, स्किप हो गए होंगे, मैंने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बीएस या मास्टर लेवल पर, इवन एमफिल में भी जो पढ़ाई जाती है, उसकी आउटलाइन ली है। तो थर्ड है जी द बैगसन, सिक्स्थ है द बैगसन क्राइटेरियन। ठीक हो गया। द सोशल वेलफेयर फंक्शन, इसमें दो तीन चीजें ज्यूम तो उसने बहुत किया हुआ है, बहुत चीजें क्यों नहीं है इसमें। जो चीजें उसने अज्यूम की हुई हैं, सबसे पहले इसने अज्यूम किया हुआ है कि इसमें जो ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस थ्योरी हमने पढ़ी है यूटिलिटी को मेजर करने की, उस बेस के ऊपर ये है, ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस थ्योरी के ऊपर। दूसरा इसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट एक टर्म यूज की है, जो गुड्स को डिक्लेयर करती हैं, गुड्स गुड्स है और या बैड है। ठीक हो गया।
थर्ड इसने शामिल किया है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसके रोल्स को भी इसने एज्यूम किया हुआ है कम्युनिटी का, जो कम्युनिटीज की ग्रॉस रूट लेवल पर जाकर जानती है कि कहाँ पर लोगों की जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो सकती है, लोगों की किस चीज़ की नीड है। यानी कि अगर मुझे आपकी नीड का पता चल जाए कि ये आपकी नीड है और उस पर मैं खर्च करूं, तो जैसे ही आप उसका पहला यूनिट लेंगे तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हासिल होगी। ठीक हो गया। अगर जिस तरह मैं गांव में जाता हूं और गांव में क्या करता हूं, एक स्कूल बना देता हूं, एक बेसिक हेल्थ यूनिट बना देता हूं, तो जिसकी ज़रूरत है लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन की, तो उससे जो उनको टोटल यूटिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं ये क्या करता हूँ कि वहां जाकर एक पार्क बना देता हूँ, हालांकि स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है उधर, तो पार्क का इतना बेनिफिट्स नहीं है जितना स्कूल का है और हॉस्पिटल्स का है। ठीक हो गया। तो ये कौन लोग बताएंगे कि यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? जो आपके लोकल गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं वो ये चीजें बता सकते हैं, और फिर उसी सेक्टर्स के ऊपर खर्च किया जाता है, या वही चीजें लोगों को प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं या प्राइवेट सर्विसेज दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन किया जाता है, जिससे लोगों की जो वेलफेयर होती है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। थर्ड, यहाँ पर जो वेलफेयर है वो डिपेंड करती है यूटिलिटी ऑफ वन, टू एंड यूएन, यानी कि ये इंडिविजुअल है। किसी भी सोसाइटी के तमाम इंडिविजुअल की जो यूटिलिटी है उसके ऊपर हमारी वेलफेयर डिपेंड कर रही होगी। अच्छा, उसके बाद एक लाइक इंडिफरेंस कर्व हम सोसाइटी का इंडिफरेंस कर्व को बनाएंगे, जिसकी शेप इसकी वो होगी, वेव टाइप होगी। उसका नाम उसने दिया हुआ है W1, W2 एंड W3 एंड सो ऑन। इसकी प्रॉपर्टी सेम वही है जो आईसी कर्व की, कि ए की आई वेलफेयर कर्व के ऊपर यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ ए ज्यादा है तो दूसरी बी की कम है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर आएंगे, यूटिलिटी ऑफ ए तो कम हो गई पर यूटिलिटी ऑफ बी ज्यादा हो गई, पर जो वेलफेयर है पूरी सोसाइटी की वो सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन में तो फर्क आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, पर जो वेलफेयर है टोटल वो क्या है, सेम है। हाँ जी, अगर आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, ठीक है, ये वेलफेयर का कर्व है, तो वहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन का जो मेयार होगा वो ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स को हमने ड्रा करना है। वो कैसे ड्रा करना है, डिफरेंट प्राइसेस लेवल को एज्यूम करके। अब हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रैंड यूटिलिटी। आज इसके मैंने एमसीक्यूज दिए थे आपको ना, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी करते हैं, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये कैसे, जिस तरह के पीपीएफ कर्व ड्रा हुआ था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसी तरह यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी ड्रा होता है, पर ये है ग्रैंड। इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ड्रा होगा। वो कहता है कि जी ये सिनेरियो है, ये हमारा पीपीएफ कर्व है, ये प्राइस लेवल है, यहाँ पर इतनी एक्स प्रोड्यूस हुई है और ये वाई प्रोड्यूस हुई है। ये बी पॉइंट है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व है। यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ ए है, ये यूटिलिटी ऑफ बी है। अब इस प्राइसेस को देखकर, इस प्राइसेस को देखकर यहां से हमने
एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, वो फर्ज करें इस लाइन पर ना स्लोप इक्वल हो जाता है। इस पर जो ए है, ये ए कंज्यूमर है, ए कंज्यूमर 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और जो ये बी है, बी की क्योंकि नजदीक है ये, तो ये B3 है। तो यानी कि ये जो इस पॉइंट के ऊपर यूटिल एक्स एक के हिस्से में इतना आया, और वाई एक हिस्से में इतना आया, और ये वाई बी के लिए, और ये एक्स बी के लिए। ठीक हो गया। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर वाई ए जितना कंज्यूम किया, एक्स ए जितना कंज्यूम किया, तो हमारे पास आ जाएगी यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया। और इसी तरीके से बी की आ जाएगी। तो अब इस पॉइंट के ऊपर ये फर्ज करें मेरे पास बी पॉइंट है, ए के कितने यूनिट कंज्यूम किए जी हमने, ए के हमने इस पॉइंट के ऊपर 6 यूनिट कंज्यूम किए। जब ए ज्यादा कंज्यूम किया तो बी क्या हो गया, 3। ये पॉइंट मेरा कंजप्शन है। और अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर्व को जैसे हमने ड्रॉ किया था, इसको हम ड्रॉ करें, तो ये इस तरह का कर्व बन जाएगा। इसको थोड़ा वेव टाइप कर देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ जजमेंट भी शामिल है, पॉलिटिकल एजेंट्स भी इसमें शामिल हैं। जिस तरह के इसका आईसी का वेव टाइप बनाया था, तो इसको भी थोड़ा वेव टाइप कर देंगे। ठीक हो गया। अब वो कहता होता क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे ये यहाँ भी डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये उन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए ये बना दिया गया है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही है, ये वाला इक्विलिब्रियम, ये मैंने इधर बना दिया। अब हुआ क्या, वो कहता है कि सपोज दैट प्राइस लेवल ये है ए पॉइंट, तो फिर एक्स इधर आ जाएगी, और ये क्या हो गई, वाई। ये कॉन्ट्रैक्ट एज वर्थ कर्व है, इस पर इक्विलिब्रियम, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाएंगे, वो सपोज दैट यहां पर आ जाती है, और ये है ए, यहां पर A2 है, और जो y है b है, B8 है, क्योंकि b से ये दूर हो गया, ये b था ना, ये दूर हो गया, तो ये B8, ये a तो नजदीक है, तो ये A2 है। तो यहां से ये A2, और ये सपोज दैट B8 है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को माइंड में रखते हुए ये मैंने यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना दिया। ये पहले वाला भी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था। ठीक हो गया। और प्राइसेस चेंज होंगी तो और भी बन जाएगा। ठीक है। पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इसके ऊपर ये था, इनके ऊपर ये था। अब इन जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, उनको हम एक कर्व के जरिए मिला देंगे। इसको हम कहते हैं ग्रेड यूटिलिटी और ग्रेड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये बनता है। अब ये बनता है कैसे, आपको इसकी बैक का पता होना चाहिए। अब वो कहता है कि सोशल वेलफेयर होगी किधर, भी कितनी किधर होगी, सोशल वेलफेयर होगी उस पॉइंट के ऊपर। सोशल वेलफेयर कहां पर होगी, ये अभी इस तरीके से तो थोड़ा सही कर लेते हैं। ये ग्रैंड पॉसिबिलिटी, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया अभी आपके सामने। उससे पहले मैंने आपको वेलफेयर के वो बना कर दिए, वेलफेयर का, जहां पर एक दूसरे का टेंजेंट बनाएंगे। ये वो पॉइंट होगा जहां पर ओवरऑल सोसाइटी की जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम होगी ब्रैगसन के मुताबिक। और इस पॉइंट को वो क्या कहता है, ब्लिस पॉइंट। तो जी आज हमारी जो माइक्रो है वो एंड हो गई। ठीक है। अब माइक्रो में मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई हैं। सबसे पहले
कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर क्या आ गया? डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम और जो कंज्यूमर्स की थ्योरीज पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? सेकंड पर मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्शन, कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, इंक्लूसिव ऑलिगोपोली, नॉन इंक्लूसिव ऑलिगोपोली। थर्ड मैंने आपको पढ़ाई एफिशिएंसी, नहीं थर्ड मैंने आपको पढ़ाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग। ठीक है, वो मैंने उसमें से 4 चैप्टर्स आपको, जिसमें रिकॉर्डियन थ्योरी भी शामिल थी और कोजाई रेंट, डिफरेंशियल रेंट, डिफरेंट रेंट्स की टाइप्स, वो मैंने आपको पढ़ाई कॉटसेनियस की उधर से, हबीबुल्लाह वसीर की बुक से। और जो 21 चैप्टर था जिसमें डिफरेंट मॉडल थे, डिफरेंट अजम्पशंस लेकर, कभी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में होती थी दोनों ही, कभी मोनोपोलिस्ट में, लेबर यूनियन, ये वो, तो फैक्टर प्राइसिंग मैंने आपको पढ़ाई। चौथे नंबर पर मैंने आपको एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ाई, जिसे इक्विटी भी कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वेलफेयर की बात करता है, ये पढ़ाया। तो अगर आप अपना एफपीएससी का सिलेबस देखें तो हमारे 3 टॉपिक्स जो उन्होंने हमें आउटलाइन में दिए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को उसने 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा उधर भी। तो वो मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। तो इसके बाद मेरा जो प्लान है नेक्स्ट, वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री का एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, इकोनॉमिक एंड सोशल, वो है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, और बस यही है। तो इसके भी लेक्चर्स मैं प्लान कर रहा हूँ कि साथ साथ, जिस तरह मैंने मंडे और ट्यूसडे को मैं डबल लेक्चर लिया करूंगा, और प्लान में ये कर रहा हूँ कि जैसे मैं सैटरडे संडे को फ्री होऊंगा तो उधर भी मैं कुछ लेक्चर्स को तैयार कर कर अब हम थोड़ा सा काम को बढ़ा दें। ठीक है, इस हफ्ते मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स एडिशनल लिए थे, और उन 2 लेक्चर्स एडिशनल लेने का मकसद ये था कि आपका जो सिलेबस है वो मैं उसको थोड़ा ज्यादा कवर करवा दूं। अच्छा, और जो वो है एजुकेशन का पोर्शन, उसके भी लेक्चर्स होंगे, उसके भी मैं मटेरियल्स को आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने एजुकेशन का उनको बिल्कुल भी नहीं पता, और बहुत से ऐसे हैं जिनको ज्यादा पता है, इस वजह से क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, एम एजुकेशन किया हुआ है, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह वो हेल्पफुल रहेगा। थर्ड बात, तकरीबन 600 प्लस एमसीक्यूज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, यानी कि अगर आप मार्केट से बुक भी खरीदें तो उसमें भी 200-300 एमसीक्यूज होते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज उसमें रेलिवेंट होते हैं। इसमें वो एमसीक्यूज जो मैंने पढ़ाया आपको, जो क्योंकि मैंने पासिंग मार्क्स भी इसी वजह से ज्यादा रखता था, एक स्पेसिफिक टॉपिक्स था, उसी में से बहुत सारे एमसीक्यूज बनाना, फिर आप लोगों के साथ शेयर करना, फिर उसकी की शेयर करना, और आप लोग माशाल्लाह कर भी रहे हैं चीजें। तो हमारी जो तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इंशाल्लाह आप भी माशाल्लाह आप भी फील कर रहे हैं, और मैं भी फील कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट आ रही होगी आपके अंदर। बहुत सारे